जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडीज सेंटर पे। तो हम सभी लोग सॉल्व कर रहे थे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप E1 बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि 2017 का था। तो पहला क्लास हमने लाइव लिया था, जिसमें क्या हुआ था कि नेटवर्क इशू के कारण क्लास कट गई थी आज, और लेकिन उस क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करवा दिया गया था। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह लीजिए आज की इस क्लास का, और उस क्लास से जोड़ें तो 20वां क्वेश्चन है, क्योंकि 19 तक हो गया था। तो 20वां क्वेश्चन है, रेशम उद्योग कहलाता है। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है एपीकल्चर, बी ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, सी ऑप्शन है सेरीकल्चर, और डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, पिसिकल्चर। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रेशम उद्योग क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। जबकि बात करें एपीकल्चर का तो ये मधुमक्खी पालन है, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये बागवानी है, और पिसिकल्चर की जब बात करते हैं तो ये मछली पालन है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 21 नंबर का प्रश्न है, पैरीपेट्स किन वर्गों के प्राणियों की संयोजक कड़ी है। 4 विकल्प है। पहला है सरीसृप व स्तनधारी, बी ऑप्शन है सरीसृप व पक्षी, सी ऑप्शन है पक्षी व स्तनधारी, और डी ऑप्शन है एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरीपेट्स एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। अगर आप कई सारे कनेक्टिंग लिंक्स को देखना चाहते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, तो उसमें कई सारे प्राणियों का कनेक्टिंग लिंक बताया गया है, कई सारे ऑर्गेनिजम्स का, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया था 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, पादपों में सभी दालें, सभी पल्सेस किस कुल से संबंधित होती हैं। ए विकल्प है क्रूसीफेरी, बी विकल्प है लेग्यूमिनोसी, सी विकल्प है मालवेसी, और डी विकल्प है ग्रेमिनी। लाइव चैट में आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी दालें जैसे अरहर, चना, मसूर, मटर, ये सारी दालें जो है ये फैमिली लेग्यूमिनोसी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, एजोला पौधे में कौन सा सहजीवी रहता है। ठीक है, एनाबिना, नॉस्टॉक, राइजोबियम या फिर एजोटोबैक्टर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एनाबिना क्या है, एजोला पौधे में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 24 नंबर का, वे अंग, वे ऑर्गन्स जो आकारिकी में भिन्न तथा कार्य में समान होते हैं कहलाते हैं समजात अंग, समवृत्ति अंग, अवशेषी अंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। वे अंग जो आकारिकी में भिन्न तथा कार्य में समान होते हैं क्या कहलाते हैं, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। क्या पूछा गया है, निम्न में से शैवाल के किस वर्ग में स्टार्च एवं तेल पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या गया है, स्टार्च और तेल पाया जाता है, स्टार्च एंड ऑयल पाया जाता हो। पहला ऑप्शन है क्लोरोफाइसी, बी ऑप्शन है फियोफाइसी, सी ऑप्शन है रोडोफाइसी, और ऑप्शन नंबर डी है जैंथ्रोफाइसी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैवाल के जैंथ्रोफाइसी वर्ग में स्टार्च तथा ऑयल पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसमें एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम्स प्रकीर्ण किसमें उपस्थित होते हैं, कवक में, फंगस में, जीवाणु में, बैक्टीरिया में, स्लाइम मोल्ड्स में, या फिर विषाणु वायरस में। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु क्या है, ये एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आकोशिकीय जीव है। ठीक है, एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कह सकते हैं कि ये क्या है, बाहर तो निर्जीव रहता है, लेकिन जब पोषक की कोशिका में जाता है तो वहां पे पोषण प्राप्त करने लगता है। तो डी विकल्प राइट हो जाएगा, और ये कोशिका सिद्धांत को भी नहीं मानता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे निम्न में से कौन है जो कि सेल थ्योरी को नहीं मानता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विषाणु क्या है, सेल थ्योरी को नहीं मानता है, बड़ा बदमाश बच्चा है। चलिए आते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा मानव में विषाणु जनित रोग नहीं है, मनुष्य में होने वाला वायरल डिजीज नहीं है। तो जुकाम क्या है, मनुष्य में होने वाला वायरल डिजीज है। पोलियोमाइलाइटिस क्या
है, यह भी ह्यूमन बींग्स में होने वाला वायरल डिजीज है। एंसेफेलाइटिस क्या है, दिमागी बुखार क्या है, तो यह भी वायरल डिजीज है जो कि ह्यूमन में होता है। अतः ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिफिलिस ये क्या है, ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचरित रोग है। 28 नंबर का प्रश्न, एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, स्पर्मेटोफाइटा को या फिर इन सभी को? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एम्ब्रियोफाइटा में किसको सम्मिलित करते हैं, स्पर्मेटोफाइटा को सम्मिलित करते हैं। आइए भैया अगले प्रश्न पर 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसमें डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों ही पाए जाते हैं? एड्स विषाणु, एड्स वायरस, हर्पीज वायरस, माइकोप्लाज्मा या फिर पॉक्स विषाणु? अब यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पूछा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन इसका माइकोप्लाज्मा सही होगा, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप लोग इन सारी बातों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 30 नंबर का, पादप जगत का उभयचर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, अनावृत बीजियों को या फिर शैवाल को, एल्गी को? तो देखिए प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइट को कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट होने वाला है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए 30 नंबर का प्रश्न वही है, पादप जगत का उभयचर, ये 2 बार आ गया है तो ब्रायोफाइटा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर 31 नंबर का, एस्टिक अम्ल एस्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है ईस्ट के द्वारा, एसिटोबैक्टर के द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, राइजोबियम के द्वारा? तो ना तो ईस्ट और नाइट्रोबैक्टर के द्वारा और ना ही राइजोबियम के द्वारा एस्टिक अम्ल का किण्वन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एसिटोबैक्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी का आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, मूसला मूल, ठीक है, टैप रूट्स सामान्यतया पाई जाती हैं अनावृत बीजी में, साइकस में, द्विबीज पत्रियों में, डाइकॉट्स में या फिर इन सभी में? इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी सभी में लगभग मूसला जड़ पाई जाती है, मूल पाई जाती है। गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैया जब बात करेंगे जिया मेस की तो ये भुट्टा का, कॉर्न का। जब बात करेंगे ओराइजा सेटाइबा की तो ये धान का, राइस का। जब बात करेंगे हार्डियम बल्गेयर की तो ये बार्ली का, ठीक है, जौ का। और जब भी हम बात करेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम की तो ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। देखिए वनस्पति है तो वहां पर वानस्पतिक नाम आएगा, और अगर जंतु है तो जंतु वैज्ञानिक नाम कह दीजिए, जूलॉजिकल नेम। अगर कुछ नहीं मालूम है तो फिर वहां पर साइंटिफिक नेम यूज कर लेते हैं, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसमें पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? तो ब्रायोफाइटा में देखिए ग्रीन प्लांट्स आते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में भी ग्रीन प्लांट्स आते हैं, क्लोरोफिल इज फाउंड। शैवाल तो भाई ग्रीन होता ही होता है, ठीक है भाई, भूरा शैवाल भी होता है, लाल शैवाल भी होता है, लेकिन शैवाल में भी पाया जाता है ग्रीन एल्गी जो होती है। अतः ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कवक, फंगस वो चीज है, फंगस वो, ठीक है, वो चीज है जिसमें पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न 35 नंबर का, निम्नलिखित में से किस पुष्प में अंडाशय पाया जाता है? ओवरी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो किसी को डाउट होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी, इन सभी पुष्पों में अंडाशय ओवरी पाया जाता है। पूछा गया है अगला प्रश्न, अनावृत बीजी की जड़ है, तो अभी मैंने ऊपर चर्चा किया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मूसलाजड़ टैप रूट्स, है ना। चलिए आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, कोकोआ एक पदार्थ है जो कि पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो पत्ती से, छाल से, बीजों से या फिर जड़ से? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? तो भैया ना ही पत्ती से, ना ही छाल से, ना ही जड़ से, ठीक है। वो तिरंगा फिल्म में आपने डायलॉग सुना होगा, ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार से। तो ना ही पत्ती से, ना ही छाल से, ना ही जड़ से कोकोआ अगर पाया जाता है तो पौधे के बीजों से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, हेपेटाइटिस बी और HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो
डिफिशियंसी वायरस। तो सुइयां साझा करने से फैलता है, बिल्कुल बाबू। रुधिर के आदान से, बिल्कुल ठीक बात है। संक्रमित माता से शिशु को, बिल्कुल सही बात है। अतः ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही तरीके हैं जिससे हेपेटाइटिस बी तथा HIV फैलते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, पौधों में हरिमाहीनता। भाई तब क्या आदमी में पूछेगा, पौधे ही तो हरापन दर्शाते हैं, उन्हीं में तो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो पौधों में हरिमाहीनता क्लोरोसिस किसके कारण होती है? अब देखिए, हरिमा माने ग्रीन कलर जो है, हीनता माने गायब हो गया, हीन हो गया। कैसे भाई, कोई लोग धनहीन होते हैं, ठीक है, कोई लोग बलहीन होते हैं, उनमें बल गायब रहता है। तो भूमि से पीले वर्णक के अवशोषण से भाई पीला जो है पिगमेंट अवशोषित कर लिया गया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया गया, तब हरिमाहीनता आ गई। या फिर उच्च सूर्य प्रकाशीय प्रखरता से बहुत ज़्यादा धूप निकल गया, ठीक है, तो वहां से आ गई। या फिर भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता हो गई, या फिर अल्प सूर्य प्रकाशीय प्रखरता मतलब कम घाम निकला तो वो गायब हो गया। तो भैया देखिए, ऑप्शन कई लोग यहाँ पर देखिए ए और बी लगाएंगे, लेकिन ये सही नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा, मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता से। भाई पौधों को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो जब माल न्यूट्रिशन पौधे में होगा तो कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होगा ही। क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाएगा, नेक्रोसिस उत्पन्न हो जाएगा, उतक छिड़ता कहते हैं नेक्रोसिस को। चलिए, यहाँ पर ये प्रश्न समझ गए होंगे। पौधों में हरिमाहीनता भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता के कारण होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 40 नंबर का प्रश्न, एक वर्णांध व्यक्ति एक कलर ब्लाइंड को किन किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है? एक वर्णांध व्यक्ति किन किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है? आ माने नहीं, समर्थ माने सक्षम नहीं होता है। तो काला व नीला भैया पहचान जाइए, होशियार है। हरा व बैगनी पहचान जाएगा, सफ़ेद व नीला पहचान जाएगा। उसको ज़्यादा जो दिक्कत होता है वो हरा व लाल में दिक्कत होता है, ठीक है, हरा व लाल में दिक्कत होता है। अब देखिए भैया, ऐसे लोग रेलवे में ड्राइवर नहीं बन सकते। पता चले लाल सिग्नल जला है और वो हरा समझ ले, बट ट्रेन दौड़ा दे, अब एक्सीडेंट हो जाए। पता चले लाल सिग्नल जला हो, वो हरा समझ जाए, तो ये तो मैंने बताया। अब पता चले हरा जला है तो वो लाल समझ जाए, ट्रेन रोक दे, वहाँ पर यात्रियों का नुकसान हो। तो समझ गए होंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स में, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में, केंद्रक न्यूक्लियस में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज या भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। 42 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रुधिर का घटक नहीं है? ह्यूमन ब्लड का कंपोनेंट नहीं है, तो प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, RBCs है। केवल और केवल DNA क्या है? मानव रुधिर का घटक नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकीय फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन बनावे के लिए, तो ऑप्शन डी होगा, राइबोसोम्स। ये क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर का, पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में कौन सा पिरामिड है जो कि सदैव सीधा ही बनता है? तो संख्या का पिरामिड, जीवभार पिरामिड, बायोमास पिरामिड कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऊर्जा का पिरामिड जो है ये इकोसिस्टम में हमेशा ऑलवेज जो है सीधा बनता है, ठीक है, हमेशा सीधा क्या बनेगा? ऊर्जा का पिरामिड बनेगा। आइए भैया 45 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है? ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये आपने सुना होगा। तो थैलेमस, निमस्तिष्क, पोन्स या फिर मेड्यूला। तो 45 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। थैलेमस क्या है? ये क्या है? पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए वही 45 आ गया है ना। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर का, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? ठीक है, किस रोग की? तो मलेरिया, टाइफाइड, हैजा और पीला ज्वर। अब भाई हम आपको बताते हैं कि एक बार हम भाई खा पी के सब क्लास व्लास लेके सोए एक दिन रात में। अब सुबह 2 बजे हमको इतना तेज़ बुखार वगैरह चढ़ा और 5 बजे सुबह हमको वोमिटिंग होने लगी है ना, पलटी होने लगी। अब ऐसा हो जैसे लगे कि पूरा अंदर का जितना है सब सामान, आंत वात वगैरह है, वो सब बाहर आ जाएगा। तो अब हमें शंका हुआ, डाउट हुआ कि हमको टाइफाइड तो नहीं हो गया। हम गए डॉक्टर के पास,
तो डॉक्टर साहब ने कहा विडाल लिख दिया। अब विडाल टेस्ट लिख दिया तो विडाल जब सामने आए तो हमको पता चला भैया टाइफाइड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विडाल टेस्ट का उपयोग या प्रयोग टाइफाइड रोग की संभावना की खोज के लिए किया जाता है। तो हमको जब डॉक्टर साहब विडाल लिखे तो हम भाई बहुत डर गए, हम के अब सब मामला गड़बड़ हो गया। तो उसमें ब्लड सैंपल लिए थे और यूरिन का सैंपल लिए थे, तो हम दोनों दे दिए। उसके बाद में 1-2 घंटे में रिपोर्ट आ गया। बहरहाल फिर दवा वगैरह खाए, फिर ठीक हो गए, है ना। चलिए 46 के बाद 47 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, अब देखिए 4 दिया गया है तो चारों में प्रोटीन ही पाया जा रहा है। सोयाबीन खाबो तो प्रोटीन मिली, राजमा खाबो तो प्रोटीन मिली, मूंग दाल खाबो तो प्रोटीन मिली और काला चना खाबो तो प्रोटीन मिली। लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? प्रोटीन का परसेंटेज जो है वो किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोयाबीन में होता है भैया। ठीक है, ये जो हम लोग खाते हैं ये सोयाबीन थोड़ा खाते हैं, ये उसका वो जो तेल जब निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो बचता है वो हम खाते हैं। तो सोचिए अगर हम डायरेक्ट सोयाबीन खा लें तो कितना परसेंटेज पा जाएंगे प्रोटीन का? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगली प्रश्न पर। 48 नंबर का प्रश्न है, अमीनो अम्ल अमीनो एसिड्स निम्न में से किस में उपस्थित होता है? तो प्रोटीन में उपस्थित होता है। जब प्रोटीन डिग्रेडेट होता है तो वो अमीनो एसिड्स में हो जाता है, या फिर जब अमीनो एसिड जो है बन करके क्या कहे जाते हैं? प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का। यहाँ से 2 प्रश्न आएगा। 1 ग्राम वसा देती है तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है। अब जब आपसे पूछेगा कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट बताना है। सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? तो वसा को बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। 50 नंबर का पूछा गया है, क्लोन आनुवंशिकी में समान जीवों का समूह है जो विकसित किया जाता है किससे? स्वपरागण द्वारा, ठीक है, या फिर कायिक जनन द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा, संकरण द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन द्वारा, या फिर पर परागण द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कायिक जनन द्वारा। क्लोन आनुवंशिकी में समान जीवों का समूह है, ये विकसित किया जाता है कायिक जनन के द्वारा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, फिजिक्स का है। एक स्टील की सुई को जल पर इसके कारण तैराया जा सकता है। मान लो ये बड़ा का टब है, सुनो हम बता रहे हैं। मान लीजिए भाई देखिए हमारा ये बड़ा का टब है, ये टब है। अब इसमें पानी भर दीजिए। पानी तो नीले कलर का होता है ना, हम लगभग भाई पानी कलरलेस होता है, लेकिन भैया आप देखिए आर्टिस्ट लोग पानी का कलर भी बता देते हैं ना, बना देते हैं। तो कुछ इस तरह से नीला, अरे हल्का नीला बनाते हैं ना, तो हम तो बहुत गाढ़ा नीला ले लिए, तो हल्का नीला चलिए दे देते हैं, राइटिंग इसमें मिला देते हैं, तो ये पानी हो गया। अब इसी में देखिए सुई तैराना है, सुई तैराना है तो किसके कारण? ससंजन के द्वारा, या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा, या फिर आसंजन के द्वारा। एक होता है कोहेसन, एक होता है एडहेसन। ठीक है, इसको फिजिक्स पढ़ाएंगे तो बिल्कुल समझाएंगे ज़बरदस्त। या फिर ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव के द्वारा, सरफेस टेंशन के द्वारा, यष्टि के द्वारा। तो देखिए एक स्टील की सुई को जल या इसके सतह पर तैराया जा सकता है। भैया देखो ये जल की सतह हम बनाए हैं तभी स्टील रखे हैं, तो तैराया स्टील की सुई तभी रखे हैं, तो तैराया जा सकता है पृष्ठ तनाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में भाई जेएच होता है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। एक इन्फॉर्मेशन है, जो छात्र पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर मैसेज करेंगे, है ना, 88 74 67 33 51 पर। इसको ज्वाइन करने से लाभ क्या आपको मिलेगा वो हम बता देते हैं, 88 74 67 33 51। आपको भाई पहला नंबर तो पीडीएफ्स दिए जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, नोट्स दिए जाएंगे थ्योरी के, है ना। उसके बाद क्विज आप जो है करने को पाएंगे, टेस्ट आप एक्सेस कर पाएंगे, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के 15 दिन पहले हम मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट कर देंगे। मॉक टेस्ट जो है बहुत फायदेमंद रहता है। और सबसे बड़ी सुविधा ये होगी, जो पीडीएफ्स वगैरह आप पाएंगे तो उसका आप लोग डाउट बिल्कुल हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ सकेंगे। पेड ग्रुप की फीस केवल और केवल 59 रुपये है। दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप, और ज्वाइन ग्रुप करके मैसेज करिएगा, आपको QR कोड दे दिया जाएगा और ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा।
जाएगा। उसके बाद आप जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है तब तक आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे और अपने सवाल प्रश्न पूछते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।